क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक हो सभी के सभी। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म कर दिया था चैप्टर। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, आज देखते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बिल्कुल डायनामिक सीरीज आने वाली है, ये बिल्कुल जबरदस्त वाली। ठीक है, धमाकेदार। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इधर देखो। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ बॉन्ड। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कौन से आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सभी बातें। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और क्या पढ़ेंगे, पोलर या नॉन पोलर बॉन्ड। और भी बहुत कुछ। क्लियर है बात। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरीज, जैसे वेसिपर थ्योरी, और कौन सी थ्योरी है, वीबीटी जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और कौन सी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और अंत में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। अब अगर ये सब चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हो और जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हो कि कभी आप भूलो ही नहीं, मतलब ये सारी की सारी चीजें अगर आपको अपनी मेमोरी के अंदर मेमोराइज करनी है, इनकी जो सारी कहानियां हैं, सारे कंसेप्ट हैं, अगर आपको समझने हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ, ताकि आप मेरा इस कंटेंट का बिल्कुल जोरों शोरों से फायदा उठा सकें। सारे नीट, जेई, बोर्ड, हर जगह केमिकल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। ये आपका बेस है। केमिकल बॉन्डिंग इज बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड्स, सबका जो बेस है वो है केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको आ गई तो इससे आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी केमिस्ट्री समझने में और केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आपको कैसे आएगी केमिकल बॉन्डिंग, आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और जुड़े रहना पड़ेगा केम गीक के साथ, ताकि आप सारी कहानियों का फायदा उठा सकें। मैं यहाँ पे सारी कहानियाँ, बॉन्डिंग क्या होती है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सारी कहानियाँ बिल्कुल विस्तार से बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपका काम सिर्फ इतना है, आपको चैनल के साथ जुड़ना है और जमकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं, बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज अ बॉन्ड, सबसे पहली कहानी है व्हाट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड की कहानी, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है सीधी सी सिंपल सी भाषा में दोस्ती। क्या होता है बॉन्ड, दोस्ती, मतलब फ्रेंडशिप। बॉन्ड का मतलब होता है फ्रेंडशिप। बॉन्ड क्या होता है, दो किसी भी एलिमेंट्स, दो किसी भी एटम के बीच में क्या बनना, दोस्ती बनना, फ्रेंडशिप बनना। जैसे कोई भी दो एटम है HCl, इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए। दोस्ती हो जाएगी तो ये पास पास आ जाएंगे, HCl। ठीक है, अब क्या, अब इनके बीच में दोस्ती क्यों होगी, क्या कारण है दोस्ती का। दोस्ती के 2 या 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, दोस्ती फायदे के लिए हो सकती है या दोस्ती वैसी हो सकती है। यहाँ पे दोस्ती क्या होती है, ये जो दोस्ती है ये दोस्ती होती है फायदे के लिए, फायदे के लिए। ठीक है, अब H और Cl है, यहाँ पे क्या होगा, H को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, Cl को भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। H को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। Cl को क्या चाहिए,
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, H बोल रहा है मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, Cl बोल रहा है मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इनके बीच में क्या होगी, दोस्ती होगी। मतलब क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, मतलब दोस्ती होगी। क्यों, क्योंकि उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ठीक है। अपने अपने ऑक्टेट पूरे करने के लिए जब दो एटम्स आपस में दोस्ती करते हैं, उस दोस्ती को क्या कहते हैं, हम बॉन्ड कहते हैं। बात क्लियर है। अब दोस्ती होती क्यों है, क्या रूल है इसका, यहां पे तो देख लिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था, इन्होंने क्या कर ली, दोस्ती कर ली आपस में। अब व्हाई डज दिस फ्रेंडशिप हैपन, दिस फ्रेंडशिप हैपन ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू रीचिंग स्टेबिलिटी। क्या होगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अच्छी लाइन है, लिख लो अपने नोटबुक में, बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन एन एटम टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। That is to complete its octet और duplet। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ, जब देखा साइंटिस्ट ने देखा जो नोबल गैसेज है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, जो भी नोबल गैसेज है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, नोबल गैसेज अपने अलग रहती हैं, ठीक है, आइसोलेटेड रहती हैं। तो इन्होंने देखा जो सारे कंपाउंड, सारे एटम हैं, सारे एलिमेंट हैं, ये क्या चाहते हैं कि हमारी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी ना किसी नोबल गैस के जैसी हो जाए। क्यों, क्योंकि नोबल गैस बहुत स्टेबल होती है, स्टेबल। और जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट, हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। किसकी तरफ भागती है, स्टेबिलिटी। हर एक चीज को ये चाहिए कि मैं स्टेबल हो जाऊं। केमिस्ट्री में एवरीथिंग इज अबाउट स्टेबिलिटी, हर चीज को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2, लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8, किस किस में, हीलियम, नियोन, आर्गन। आपने देखा है सबके अंदर 2 8 8। तो अब क्या सोचा सारे एटम्स ने कि हम भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करेंगे, या हम भी अपने आउटर शेल में 2 8 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हम भी अपने आउटर शेल में इतने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तभी हम क्या हो पाएंगे, स्टेबल। सभी एटम्स ने सोचा तभी हम स्टेबल हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या चाहा कि भाई हमारा ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, और डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। तो एटम्स ने क्या सोचा कि हमारा जब ऑक्टेट आउटर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट आउटर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हमें क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसीलिए सभी एटम 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में, हाइड्रोजन, हीलियम तो है स्टेबल, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे कहाँ दौड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने में, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी के सभी ऑक्टेट कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं। मतलब ऑक्टेट रूल है, क्या रूल है कि सारे के सारे एटम्स ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं अपना। इसीलिए वो क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, ताकि भाई जब मेरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े तू मेरे को दे दे, तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी मैं तेरे से ले लूंगा, ठीक है। ये दोस्ती करते हैं आपस में, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, मतलब इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट क्या होता है, दोस्ती का वजूद क्या है, इलेक्ट्रॉन का। हम पढ़ रहे थे बॉन्ड, बॉन्ड क्या है। अब बॉन्ड में हम देखते हैं कितने प्रकार के बॉन्ड, बॉन्ड मतलब फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप। कितने प्रकार की फ्रेंडशिप, दोस्ती हो सकती है, हम यहां पे पढ़ेंगे 3 प्रकार की दोस्ती हो सकती है आपस में एटम्स के। जैसे कौन सी, आयनिक दोस्ती, कोवेलेंट दोस्ती और कोऑर्डिनेट दोस्ती। अभी मैंने आपको बताया था बॉन्ड यानी कि दोस्ती होने का कारण एकमात्र होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन का सारा खेल ही इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का खेल क्यों है,
स्टेबल ऑक्टेट या डुप्लेट अटेन करना। क्लियर है बात। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आयनिक फ्रेंडशिप, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे वाले को, ठीक है, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वन एटम विल गिव इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एटम है एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरा एटम है उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, पता ही है क्या बन गया, कैटायन, और ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिवली चार्ज, ये क्या बन गया, एनायन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस अट्रैक्शन से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आगे इन सबको अलग से पढ़ेंगे। फिर आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होती है, शेयरिंग, शेयरिंग मतलब अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार ये शेयर कर लेते हैं। कौन, एटम। कैसे शेयर करेंगे, जैसे मान लो ClCl है, ClCl, ठीक है, अब मान लो एक वक्त पे Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक वक्त पे इस वाले Cl को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या करेंगे ये आपस में शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जब इस वाले Cl को जरूरत है तब ये ले लेगा, इस वाले को जरूरत है ये ले लेगा, ये क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, शेयरिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात। आगे देखते हैं हम कौन सी दोस्ती, कोऑर्डिनेट दोस्ती क्या होती है, अलग से पढ़ेंगे हम इनको, दोबारा से अलग अलग से पढ़ेंगे इन सभी को। अगली दोस्ती है कोऑर्डिनेट दोस्ती। कोऑर्डिनेट दोस्ती में क्या होगा, एक एटम तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है और एक एटम क्लियरली दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ रहे हैं बात। मतलब जो बॉन्ड बना, ठीक है, जो बॉन्ड बना, बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यह है कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, पहली बात तो, ठीक है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप कोऑर्डिनेट टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ये वाला एटम दे रहा था, एक ये वाला, इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है, एक ही एटम क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है दूसरे एटम को, ठीक है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन बॉन्ड पेयर आर डोनेटेड बाय द सेम एटम। बात क्लियर है। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे हम, ऐसे में सोचना कि यही बता दिया, अलग अलग पढ़ेंगे आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट को। अभी ये रफ आइडिया था क्या होता है बॉन्ड और क्या नहीं। क्लियर है यहां तक बात। आगे देखते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला जो था ल्यूइस लैंगमर ने दिया था, जो ल्यूइस लैंगमर कंसेप्ट, ये क्या था, ये बॉन्डिंग का, दो एटम्स जब आपस में बॉन्ड होते हैं तब उस बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है, वो जो थ्योरी है उस बॉन्ड की, वो दी थी सबसे पहले ल्यूइस लैंगमर कंसेप्ट। ल्यूइस ने और लैंगमर ने मिलकर दी थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया जो एटम है वो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वहीं से बॉन्डिंग बनती है। कैसे, अगर Cl को रिप्रेजेंट करना है, मान लो क्लोरीन को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसने कहा उस जिस भी एटम को हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका सिंबल, जैसे Cl है तो उसका सिंबल और उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड। Cl के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, सबको पता है 7, तो इसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, बन गए 7 इलेक्ट्रॉन, बन गए नहीं बन गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl एटम, ये है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बात। अब ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एक और बना के देख लेते हैं, किसका, Na का देख लो। Na का क्या बनेगा, Na में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो
ये बन गया Na का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब जो भी एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, उस एटम का जो सिंबल है वो प्लस जो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे उस सिंबल के अराउंड। एक और देख लो, एक और बना देता हूँ, कैल्शियम का बना लो। कैल्शियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन गया। ठीक है। और किसका बनाना है? कार्बन का बना लो। कार्बन में कितने हैं? 4। तो ये बन गया कार्बन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? नहीं है? सारी बातें, सारी कहानी जो है वो बॉन्ड की है, आपस में जो फ्रेंडशिप है उसकी है सारी कहानी। इस पूरे चैप्टर में यही कहानियाँ ही चलेंगी और कुछ नहीं चलेगा इस पूरे चैप्टर में। ऐसी कहानियाँ चलेंगी, आप पढ़ोगे साथ के साथ आप वीडियोस देखोगे, आपको सारा कंसेप्ट एकदम बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होता चलेगा। क्लियर है बात? आप बस ध्यान रखो इन चीज़ों का। ठीक है, सारी कहानी यही और कुछ नहीं है। ये कहानियाँ याद रखनी है, कहानियाँ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कहानी थी ये। अब देखते हैं, हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी, अलग अलग टाइप के बॉन्ड। सबसे पहला नंबर बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड। व्हाट? आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड की कहानी सुनो, मैं सुनाता हूँ। क्या है आयनिक बॉन्ड की कहानी? आयनिक बॉन्ड एक ऐसी दोस्ती, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब, वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ताकतवर बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड जो बनता है, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो कंपाउंड बनता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव चार्ज एटम होता है, आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। मतलब एक कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को, कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दैट बॉन्ड formed between a positively charged cation and negatively charged anion is known as ionic bond, and the compound thus formed is known as ionic compound. क्या ये कहानी क्लियर है? आयनिक का एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया। आप देखो, इधर देखो बस, और आपको कुछ नहीं करना। इधर देखो, इधर देखेंगे एग्जाम्पल क्या ले आयनिक कंपाउंड का। सिंपल सा एग्जाम्पल है NaCl, सदाबहार एग्जाम्पल, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए NaCl ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। कैसे बनेगा NaCl? हाउ विल NaCl फॉर्म? Na के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सिंगल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा। Cl के अंदर कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये बात क्लियर है? ये होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब क्या होगा? सोडियम है, सोडियम बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम Na पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये खोएगा, क्या बना लेगा? एक इलेक्ट्रॉन के खोते ही, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये खोएगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28, दैट इज स्टेबल। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये बहुत उत्सुक होगा अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और Cl को क्या है? Cl को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करने के लिए। क्या है Cl की कॉन्फ़िगरेशन? 287। एक की कमी है या नहीं? तो ये क्या कहेगा, उनमें एक मेरे को दे दे। इसकी खींचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और इसकी एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए ये भी क्या बनाएगा? 288, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या कहेंगे, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। और क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा अपना और Cl को दे देगा। और क्या बना लेगा? जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, क्या बन गया? क्या बन गया? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, ये बन गया Na पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया, कैटायन बन गया। ठीक है। और ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसके पास तो आउटर शेल में 0 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये क्या बन गया? एनायन बन गया।
अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरन्यूक्लियर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे, इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड बॉन्ड। ये जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना उसको कहेंगे हम आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? कहानी क्लियर है आपको? ये पूरी की पूरी कहानी बहुत सिंपल सी कहानी थी, बहुत सिंपल सा खेला था यहाँ, और कुछ भी नहीं था। आप बस इसको ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर। क्लियर है बात का? आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड जो होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आयनिक बॉन्ड को पूरा पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को पूरा पढ़ेंगे। फॉर एन आयनिक बॉन्ड क्या क्या देखते हैं आयनिक बॉन्ड के लिए? क्या देखते हैं? एक का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या देखेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मतलब ये मैं कह रहा हूं आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है। और कौन सा है, और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, ये सारी की सारी एंथैल्पी है। एंथैल्पी मतलब दीज ऑल आर एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। जब भी एक आयनिक बॉन्ड बनेगा हमें ध्यान रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन, लैटिस। क्यों ध्यान रखना है? जब इन सभी की सभी जो एनर्जीज हैं, एंथैल्पी हैं, इनका जो सम है वो नेगेटिव होगा तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। सम शुड बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दो एटम्स बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब उनके बनने से कुछ एनर्जी रिलीज हो। जब उनके बनने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तब वो इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। बजाय कब, जब उनकी जब वो कंबाइन कर रहे हैं, जब एनर्जी निकलेगी, व्हेन एनर्जी विल बी रिलीज्ड देन द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड द कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड मोर रैपिडली, मोर रीडली। बात समझ में आ रही है आपको? एनर्जी बाहर निकल रही है नेगेटिव, इन सब का सम डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच आई जी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। इन सब का जो सम है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कुछ एनर्जी इनमें से निकलनी चाहिए तब आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, तब एक आयनिक कंपाउंड स्टेबली बन पाएगा। क्लियर है? नेगेटिव मतलब पहले तो NaCl अपने आप में थे ही, एक साइड Na पड़ा था, एक साइड Cl पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट अगर उन दोनों को कंबाइन होना, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, उन दोनों के कंबाइन होने से एनर्जी निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की एनर्जी हाई है, इफ एनर्जी इज हाई दैट मीन्स इट विल मूव टुवर्ड्स लोअर एनर्जी। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई एनर्जी है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई एनर्जी है तो वो कंपाउंड, एटम के अंदर कोई एनर्जी, सॉरी, तो वो एटम क्या करेगा, विल मूव टुवर्ड्स लोअर एनर्जी। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए। ज्यादा एनर्जी इज नेवर स्टेबल, मोर एनर्जी इज नॉट स्टेबल, इट विल मूव टुवर्ड्स लेस एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जी। देयरफॉर as energy is low, therefore some energy must be released. If energy is more of two atoms, अगर दो एटम है उनकी एनर्जी हाई है दोनों की, तो जब वो मिलेंगे तब उनकी एनर्जी जब लो होगी, एनर्जी लो होगी तब क्या होना चाहिए, एनर्जी निकलेगी। अगर हायर से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो कुछ एनर्जी निकल रही है, मतलब इन सभी एंथैल्पीज का सम क्या है, नेगेटिव है, तभी एनर्जी बाहर निकलेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब क्या है, वो स्टेबिलिटी की ओर आ रहे हैं, हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जब दो एटम मिल रहे हैं तब उनकी कंबाइंड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी वो एटम क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये बातें थी, ये कहानी थी। आगे देखो आयनाइजेशन। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी गिवन, एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव, सभी के अंदर हमें
एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमें उसके अंदर देनी पड़ेगी। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर किसी भी एटम को, नॉर्मल एटम को, उसकी हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन नहीं है तब, या उसका मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज नहीं है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब उस वक्त क्या होगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे किसी भी एटम को तो एनर्जी लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीज ही होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है ज़्यादातर। क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज आउट होगी। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, आप लिख ही लो। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, the energy released when two ions of opposite charge combine to form a ionic compound। जब दो अपोजिट चार्ज के कंपाउंड एक साथ मिलते हैं, क्या बनाने के लिए, एक लैटिस बनाने के लिए, एक लैटिस में अरेंज होने के लिए। समझो लैटिस का मतलब क्या है, लैटिस मीन्स arrangement in space। lattice is arrangement in space। lattice is arrangement in space। क्या होगा, ऐसा नहीं कि भाई एक क्या बनता है, ऐसा कि भाई एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में कंबाइन हो गए। क्या होता है, एक सोडियम को कई सारे नेगेटिव क्लोरीन ने घेर लिया, एक क्लोरीन उसको कई सारे पॉजिटिव सोडियम ने घेर लिया, तो क्या होगा, वो सारे मिलके क्या बना देंगे, एक लैटिस बना देंगे। लैटिस मतलब अरेंजमेंट, अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन स्पेस, रेगुलर अरेंजमेंट इन स्पेस। वो क्या बनाएंगे, सारे Na और Cl मिलके एक लैटिस अरेंजमेंट बना देंगे स्पेस के अंदर, जिसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। उसको पूरे को कंपाउंड कहेंगे, उस पूरे को लैटिस कहेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट। तो जब वो अरेंजमेंट बनती है, लैटिस अरेंजमेंट बनती है एक स्पेस के अंदर, एक रेगुलर अरेंजमेंट जब बनती है, उस टाइम क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। when two opposite charged ions come together to form a lattice arrangement, some energy is released। तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका सम डेल्टा H नेट क्या होगा, डेल्टा HIE प्लस डेल्टा HEGA इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी, इन सब का सम। अब डेल्टा HIE आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव, और लैटिस एंथैल्पी ये भी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर बात है। अब डेल्टा H नेट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अभी बताया था एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी एक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनता है। तब इसको नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों इससे ज्यादा होनी चाहिए। बात क्या समझ में आ रही है, इधर लिखूंगा मैं क्या होना चाहिए, फॉर अ कंपाउंड टू बी स्टेबल डेल्टा H नेट should be negative। delta H net should be negative। For it to be negative, delta HIE should be smaller than delta H electron gain and enthalpy and delta H lattice enthalpy। होना क्या चाहिए, अगर इसको डेल्टा H नेट को नेगेटिव होना है तो इन दोनों के सम को इससे ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के सम को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी डेल्टा H नेट नेगेटिव ज़्यादा आएगा। बात क्लियर है, कहानी क्लियर है यहाँ तक। इन एन आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज को कई सारे नेगेटिव चार्ज घेर लेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो Na पॉजिटिव, इसको क्या घेर लेंगे, Cl नेगेटिव चारों तरफ से घेर लेंगे।
घेर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, इसको Cl नेगेटिव ने घेर लिया। और यहाँ क्या है, यहाँ Cl नेगेटिव चार्ज है, इसको किसने घेर लिया, Na पॉजिटिव ने घेर लिया। तभी ना लैटिस बनेगा, तभी एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। मान रहे हैं बात को? तभी होगी लैटिस अरेंजमेंट। जब क्या होगा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिल गया। क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन को कई सारे Cl नेगेटिव आप अराउंड घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, ये दोनों आयन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आयनिक बॉन्ड, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ भी बहुत सारा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बात ठीक है। ये क्या होगा, ये आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है। अब यहाँ क्या है, एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इज द नंबर ऑफ आयन्स सराउंडिंग अ गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। गिवन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग इट। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब Na पॉजिटिव को कितने आयन्स दूसरे सराउंड कर रहे हैं, Cl नेगेटिव को कितने दूसरे आयन्स सराउंड कर रहे हैं, उस चीज को क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। यहाँ पे NaCl के अंदर Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 6 का मतलब क्या है, Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है और Cl नेगेटिव 6 Na पॉजिटिव से घिरा हुआ है टू फॉर्म अ लैटिस कंपाउंड। बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, ये सारी कहानी थी आयनिक बॉन्ड की। अब आप देखो, आयनिक बॉन्ड को फेवर करती है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है जी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर, शुड बी लेस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी should be greater and lattice enthalpy should also be somewhat greater। अगर ये दोनों ज़्यादा होंगी, ये कम होगा, तभी क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। अब सपोज करो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी देखेंगे, पॉजिटिव कैटायन की देखेंगे, तो Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है। अब आप बताओ इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कब ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी Mg2 प्लस और Ca2 प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, लो होगी नहीं होगी, विल बी लो। बात क्लियर है? अब देखो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोई भी है, अगर फ्लोरीन है मान लो, फ्लोरीन की क्या देखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और कौन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। अब आप ये बताइए, ये जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज। हालांकि यहाँ तो Cl की ज़्यादा होती है, Cl की देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है, Cl करता है। Cl विल रिलीज मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। Cl I नेगेटिव और Br थोड़ी थोड़ी एनर्जी, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होते जाती है, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, मतलब डेल्टा HEGE की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के आसार है Cl नेगेटिव में। इससे हमें क्या पता चलता है, ये देखिए सोडियम, सोडियम कहाँ था, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल मतलब सबसे इस साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में किसकी होगी, एल्कली मेटल की, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इनकी। उसके बाद जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और भी कई फैक्टर मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बता रखा है। जैसे हम उस साइड जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ती जाएगी, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो कब है, ओनली इन एल्कली मेटल्स मोस्टली। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। वो कब होगी, जब हम फर्दर मोस्ट इन द पीरियोडिक टेबल जाएंगे, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, जब इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे। मतलब डेल्टा एच ई जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, किसके लिए? हैलोजेंस के लिए। तो मतलब मोस्ट नंबर, यहां से क्या इन्फ्रेंस क्या निकली? यहां से इन्फ्रेंस निकली मोस्ट नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, मोस्ट नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कह लो या बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स आर formed by the most electropositive and electronegative elements, that is alkali metals and halogens। बात क्या यहां तक आपको समझ में आई? alkali metals and halogens, most number of ionic compounds are formed by the most electropositive and electronegative elements, that is alkali metals and halogens। जैसे जैसे alkali metal से इस साइड आते जाएंगे, इसकी वैल्यू alkali metals के लिए सबसे कम थी, उसके बाद इसकी वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही जैसे उधर जाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हैलोजेंस है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आएंगे पीरियोडिक टेबल में, हैलोजेंस से इस साइड आते चले जाएंगे, इस साइड लेफ्ट साइड आते चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, मतलब लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। इसलिए आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की संभावना कम होती चली जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे पास आते जाएंगे ये दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे जैसे ये कंबाइन हम इधर इधर वालों का कंपाउंड बनाने लग जाएंगे, तब क्या बनने लग जाएगा? कंपाउंड कोवेलेंट बनने लग जाएगा। कोवेलेंट मतलब आयनिक कंपाउंड बनना बंद हो जाएगा और कोवेलेंट कंपाउंड बनने लग जाएगा। ये आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं। बट यहाँ पे तो आप ये देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, दैट इज एन आयनिक बॉन्ड। इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर। क्यों बन रहा है आयनिक बॉन्ड? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा। अब यहां पे एक और बात आप समझ सकते हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जब भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। यहां तो खींचने की बजाय पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर हो रहा है पूरा का पूरा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में। इसीलिए क्लोरीन ने क्या कहा कि शेयरिंग या अपनी तरफ रखने की बजाय पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही सोडियम से उठा के अपने अंदर रख लिया और आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता तो क्या होता? शेयरिंग होती। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। डाइपोल मूवमेंट में पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर, ये सारी बातें आगे पता चलेंगी। अभी आप सिर्फ ये देखो, आयनिक बॉन्ड जब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, ज्यादातर एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है। ये सारी उसकी कंडीशंस है। बात क्लियर है? क्लियर ही होनी चाहिए। आगे देखते हैं आयनिक कंपाउंड की जो वो है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स? क्या प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की? क्या है? आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई शक नहीं, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि सॉलिड होते हैं, बहुत हार्ड सॉलिड होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड सॉलिड होते हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? लिख ही देता हूं मैं यहाँ। आयनिक कंपाउंड की, जो आयनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड होना, आयनिक कंपाउंड्स की, जैसे NaCl, लाइक NaCl। ठीक है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है,
और उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होता है कौन? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। या तो आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में हो, मतलब पिघले हुए स्टेट के अंदर, या तो पिघले हुए स्टेट में हो, या क्या हो, पानी के अंदर डिसोल्व हो, मतलब पानी के अंदर डिसोल्व होकर उनका एक्वस सॉल्यूशन हो। जब वो होंगे तब वो क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट आर बैड कंडक्टर, बट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब वह सॉलिड स्टेट में है तब वो क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। कब? सॉलिड स्टेट में। बट कब कर पाते हैं? जब वह मोल्टन या एक्वस स्टेट में हो, तब क्या कर पाएंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है बात? ये क्या थी? एक और प्रॉपर्टी क्या है? एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस। मतलब ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते, वो कुछ भी बन के एग्जिस्ट कर गया। अभी बताया था मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, अभी बताया था ना, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। तो ऐसे ही जब एक आयन दूसरे आयन से गिर जाए, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा आयन दूसरे आयन से गिर जाए, तो क्या होगा? वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर देता है। हमें एक्सरे स्टडी से ये बात पता चली, एक्सरे स्टडी से हमें ये बात पता चली कि जो आयनिक कंपाउंड है वो एक पार्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ पार्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? 3D अरेंजमेंट इन स्पेस। बताया था ना मैंने, 3D अरेंजमेंट इन स्पेस। रेगुलर 3D मतलब रेगुलर 3D अरेंजमेंट इन स्पेस मतलब क्या है? स्पेस में एक 3D अरेंजमेंट बना लेगा। जो आयनिक कंपाउंड आयंस हैं वो क्या करेंगे? एक 3D अरेंजमेंट बना लेंगे स्पेस के अंदर, रेगुलर 3D अरेंजमेंट। उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? लैटिस। जिसके अंदर क्या भी होंगे? एनायन भी होंगे और कैटायन भी होंगे। एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड अरेंजमेंट बना लेंगे स्पेस में, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनेगा जैसे क्रिस्टल लैटिस? यहां देखिएगा, एक सुंदर चित्र बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। यहां पर ये था क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस अपनी अपनी बुक्स में देख लेना, यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा डायग्राम आप अपनी अपनी बुक्स में देख लेना क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है, ठीक है। तो ये थी आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स और उनसे रिलेटेड सभी की सभी कहानियाँ और बातें, ठीक है। अब अगली जो सेशन है उसमें हम क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, क्या होता है, और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बातें, जैसे बॉन्ड लेंथ और जो है बॉन्ड ऑर्डर, और क्या है बॉन्ड एंथैल्पी, ये सभी बातें, और फॉर्मल चार्ज, और क्या था रिजोनेंस, ये सभी की सभी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे अगले सेशन के अंदर। और उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल मूवमेंट भी, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, सभी सारी कहानियां, सारी कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड सारी की सारी कहानियां हम अगले चैप्टर में, अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने आज करवाया है इसको आप रिवाइज करें। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, बहुत ही बेसिक सा सेशन था। इसको शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में छोड़ दें। अगले में बहुत ज़बरदस्त टाइप के कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की कहानियाँ आने वाली हैं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले सेशंस के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से सीखनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।